गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड। और आज की क्लास में भी जो सी प्रोग्रामिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके आईओटी के पूरे सिलेबस में यूनिट नंबर 4 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल सिलेबस में यूनिट नंबर 4 से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 4 से आएंगे, क्योंकि ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहले से ही कुछ लेट हो चुकी है क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाए ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या असाइनमेंट किया गया, वैल्यू को असाइन किया जाता है, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। प्लस इसके बारे में तो हमने कई बार बताया, ये क्या है, प्रीफिक्स है, सॉरी पोस्ट फिक्स है। ये अगर प्लस प्लस लिखा होता है एक्स तो ये क्या हो जाता है, प्रीफिक्स। तो बताइए यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा। जल्दी से बताइए। जिनको भी समझ में आ चुका है राइट आंसर क्या, आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और राइट आंसर आप बता सकते हैं। या इसमें कोई भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई भी ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। जी मैम बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए नोट कर लेते हैं। और किसी को कोई अगर ऑप्शन समझ में आ रहा है तो बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है। जब x प्लस प्लस होता है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो ये वैल्यू पहले जो इनिशियल वैल्यू थी वो किस में जाएगी, x की वैल्यू किस में आएगी, y में। तो y में क्या जाएगा, 5। इसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी। मीन्स अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। बट ये पहले क्या करेगा, साइन कर देगा। क्या साइन करेगा, जो करंट वैल्यू थी कौन से, 5। मीन्स y के अंदर क्या आने वाला है, 5। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो x क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। और y क्या प्रिंट होगा, 5। क्योंकि x की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, 6। और y में क्या स्टोर हो रहा है, 5। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, 6 और 5 आने वाला है। मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तृप्ति मैम ने बताया था ऑप्शन ए, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताया था, उसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी प्लस प्लस लगा होता है पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस ए लगा हुआ है और ए की वैल्यू है 2, हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक्स में हमें ए की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस हमने रख दिया है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें 3 डालेगा। क्या आएगा, 3। बट एक्स इक्वल अगर हम प्लस प्लस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर आएगा 2। बाद में ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे वाई इक्वल फिर से एक बार ए साइन करते हैं तो अब इसमें क्या आएगा, 3। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है। ये तो पाइथन में भी यूज किया था हमने और बताया था इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एंड हो गया, और हो गया, इनको यूज करेंगे। नॉट हो गया, इसको भी यूज करते हैं। बट ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट, ये बिट वाइज ऑपरेटर्स में से आते हैं। अगर सिंगल एंड है या सिंगल पाइपलाइन है तो ये क्या हो जाएंगे, बिट वाइज ऑपरेटर। ये बिट बाय बिट काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1101, ठीक है, दूसरा नंबर है 101110, इस तरीके का है। इसको हमने ए में स्टोर किया है, इसको बी में स्टोर किया गया है। तो इनके बीच में हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये राइट शिफ्ट है, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। पाइथन की क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, इवन प्रैक्टिकल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, वैल्यूज को क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर इस तरह से सिंबल बना होता तो ये क्या हो जाता, राइट शिफ्ट हो जाएगा। बट ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है क्या, बिट वाइज ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई होप अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अब आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। जहां पे भी डाउट है आप लाइव क्लास में पूछिए। गौरव, विजय, आप दोनों में से जिसको भी राइट आंसर समझ में आ गया प्लीज कॉल रिक्वेस्ट करके बताइए। यस मैम, बताइए क्या राइट आंसर होगा। 3। चलिए नोट कर लेते हैं, ऑप्शन ए बताया आपने। और किसी का कोई राइट आंसर प्लीज जल्दी से बताइए। क्या सही है ये? चलिए ए मार्क कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये असाइन करने से पहले 2 की वैल्यू के क्या कर देगा, 2 के साथ में 1 ऐड कर देगा, +1। तो इसमें क्या जाएगा आई में 3, और आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या किया गया, प्रिंट किया गया है। और /n कब यूज करते हैं, ये न्यू लाइन के लिए होता है। सी प्रोग्रामिंग में /n किस लिए होता है, न्यू लाइन। तो हमें आउटपुट फाइनली क्या मिलेगा, 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेरिएबल जो केवल उस फंक्शन में दिखाई देता है जिसमें इसे परिभाषित किया गया है कहलाता है। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है, इसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दी। ये मैं सी में सिंटेक्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इंटीजर्स का रिटर्न टाइप है, ऐड नाम का फंक्शन है, एक हमारे पास पैरामीटर है ए, दूसरा इंटीजर टाइप का पैरामीटर है बी। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इंट सी, और सी इक्वल a+b हमने किया है, ठीक। और इस फंक्शन से बाहर, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, इसको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सी। अब जाके हमारा पूरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। इस फंक्शन से बाहर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है इंटीजर x, y, और x इक्वल हमने रखा है 5 और y इक्वल रखा है हमने 6। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के वेरिएबल्स हैं। एक तो वेरिएबल यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इंटीजर c, यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। और एक वेरिएबल यहाँ पे है, इवन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y। तो अब देखिए x और y किस टाइप के वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल। इन x और y को आप इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी यूज किया जा सकता है। इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट जो ये c है वेरिएबल यहाँ पे, वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। इसको हम इन्हीं ब्रेसेस के अंदर, मीन सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे बाहर अगर हमें कहीं इस फंक्शन के बाहर आते हैं और यहाँ पे करते हैं x इक्वल c+y, तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे c काम नहीं करेगा। y तो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं, बट c कहाँ पे है, ये फंक्शन के अंदर दिया गया है, तो एक लोकल वेरिएबल है, इसको हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसका स्कोप इसके बाहर नहीं है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आपको दो वेरिएबल यूज करने होते हैं, मीन्स दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक वेरिएबल जो केवल उस फंक्शन में दिखाई देता है जिसमें इसे परिभाषित किया गया है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं, लोकल वेरिएबल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जी मैम बताइए। जी बिल्कुल सही, ठीक है।
बाकी जिनको भी कहीं पे डाउट होता है प्लीज आप लोग भी कॉल रिक्वेस्ट करके अब अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोड का परिणाम मींस आउटपुट क्या होगा। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको बहुत अच्छे से देखना है, एक लाइन। देखिए इन प्रॉब्लम्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं, एक तो एन है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0, दूसरा है एम और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे डू वाइल लूप यूज किया गया है, डू वाइल लूप यूज किया गया है। और इस लूप के अंदर स्टेटमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे लिख दें, ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा गया प्रिंट %d, m। अब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा गया है m प्लस प्लस और फिर यहाँ पे वाइल, और कंडीशन दी गई m की वैल्यू सॉरी लेस होनी चाहिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या है m लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन दी गई है। और इससे बाहर n की वैल्यू क्या है 0 और m की वैल्यू क्या है 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डू वाइल लूप यहाँ पे यूज किया गया है। डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप मैंने मींस क्या है, ये पहले अपने सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में ये कंडीशन टेस्ट करता है। जबकि वाइल और फॉल किस टाइप के लूप होते हैं, इंट्री कंट्रोल लूप। ये लूप स्टार्ट होने से पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप एग्जीक्यूट होगा। जबकि डू वाइल के केसेस में ऐसा नहीं होता है, ये सबसे पहले अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन टेस्ट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। मींस डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम मस्ट है कि ये एग्जीक्यूट होगा, चाहे स्टेटमेंट गलत है, कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, तब भी एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, लास्ट में कंडीशन को टेस्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, m की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। सिंपल m की वैल्यू क्या है 1, 1 इसने प्रिंट कर दिया है। उसके बाद m प्लस प्लस है, तो m की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। m वैसे क्या था यहाँ पे 1 है, अब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 0, तो क्या 0 से 2 लेस है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगली बार ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, लूप यहीं से क्लोज। तो फाइनली क्या हमें आउटपुट मिलेगा 1, क्योंकि एक बार ये चल जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किसी को भी डाउट है, समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अभी यहां समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इवन मैंने आपके कोर्स बेस्ड जो सिलेबस बेस्ड वीडियोस लेक्चर्स हैं उसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, उससे आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो जाएंगे। जी बताइए गौरव। यस तैमूर प्लीज थोड़ा सा होल्ड कीजिए। गौरव बताइए। हाँ हेलो सर, ये डू जो है ये क्या बार एक बार चलेगा यो? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डू जो है एक बार चलेगा। हाँ ये लूप एक बार चलेगा, क्योंकि डू वाइल लूप है। ये पहले यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए इस लाइन में क्या लिखा गया है, m की वैल्यू प्रिंट की जाएगी। m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद ठीक है m सर। की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, पहले 1 थी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 2, और कंडीशन क्या दी गई है, ये लूप कब चलना चाहिए, यहाँ तो पे लास्ट में कंडीशन ट्रू कंडीशन होगी। टेस्ट की जा रही है। m लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, दोबारा ये लूप नहीं चलेगा। तो सर अगर फाइनली क्या कंडीशन प्रिंट करेगा। सर अगर यह कंडीशन ट्रू होती तो? क्या कह रहे हैं, सर अगर कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ? ट्रू होती तो दोबारा से फिर से चलता, अगली बार m की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाती। ठीक है सर, ठीक। ठीक है।
यस प्लीज, दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए जिसको भी डाउट है। यस तैमूर, प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी। डाउट है तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे क्या यूज किया गया, फॉर लूप। जी बताइए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज आप चाहें तो दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे लगभग सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट है, बट इसमें क्या है, फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा लूप है, फॉर लूप। सी प्रोग्रामिंग में 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। एन की इनिशियल वैल्यू है 0। एम किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है। एम यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है 1, कंडीशन रखी गई है और ये इंक्रीमेंट है। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो इसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ये होता है कंडीशन, और ये स्टेटमेंट बोला जाता है, इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं, या सिंपल सी भाषा में इसको अपडेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपडेट। अदरवाइज इसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम माइनस माइनस भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, जरूरत होती है तो, और एम प्लस प्लस भी यूज करते हैं। या फिर इसकी जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, एम इक्वल एम प्लस 2, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें हर बार लूप चलने पे 1 इंक्रीमेंट करना है एम की वैल्यू, तो एम प्लस प्लस लिख देंगे, और अगर 2 इंक्रीमेंट करना है तो हम लिखेंगे एम इक्वल एम प्लस 2, या जितना भी नंबर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये अपडेट स्टेटमेंट है, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, और ये इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियल स्टेटमेंट है। तो अब देखिए काम कैसे करेगा और इससे फाइनल हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। n की इनिशियल वैल्यू है 0 और m यहां पे इनिशियलाइज किया गया, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, कंडीशन रखी गई। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक n+1 m की वैल्यू n+1 से कम होगी या फिर इसके बराबर होगी, तब तक ये लूप कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। और जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार m की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए n की वैल्यू है 0, यहाँ पे 0+1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और m यहाँ पे क्या है, इनिशियल 1, तो यहाँ पे भी 1 है। पहली बार तो ये कंडीशन ट्रू है, पहली बार ट्रू है, मींस m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, m जब प्रिंट करेंगे तो ये 1 प्रिंट कर देगा। अगली बार m की वैल्यू हो जाएगी 2, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2, और इस जगह पे क्या है 1, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अगली बार ये लूप नहीं चलेगा। मींस फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन बी, सिर्फ 1 प्रिंट करेगा। क्या, 1 प्रिंट करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी में गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, कीवर्ड्स कैन बी यूज एज वेरिएबल नेम। क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल वेरिएबल नेम के लिए किया जा सकता है, या फिर वेरिएबल नेम कैन कंटेन अ डिजिट, वेरिएबल नेम में संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन अ ब्लैंक स्पेस, मींस वेरिएबल में ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा रोल स्पेस नंबर, ये वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट सही है, जैसे हमने लिखा ABC1 इक्वल 9, तो ये अलाउड है। या आपने लिखा num1 इक्वल 5, तो ये भी एक वेरिएबल नेम वैलिड है, मींस हम नंबर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। अगला स्टेटमेंट देखिए, कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज इन वेरिएबल नेम, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ABC इक्वल 5, तो ABC भी एक वेरिएबल नेम हो जाएगा।
तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा भी गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल है, डू वाइल है, ये सब क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम, एज अ क्लास नेम, एज अ फंक्शन नेम या एज अ स्ट्रक्चर नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपको यहां से लेके यहां तक का कोड देखना है और फिर आपको बताना है कि अगर हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें फाइनल कौन सा आउटपुट मिलेगा, या क्या आउटपुट आएगा। चलिए देखिए बताइए। और जिनको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, बीच में आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद है सभी को समझ में आ चुका है। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले के इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसमें 8 स्टोर कर दिया गया है। दूसरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसमें 7m में स्टोर कर दिया गया। फिर यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया गया z, और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट मींस इफ स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। ये भी एक इफ स्टेटमेंट का तरीका होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, k लेस देन m, ये कंडीशन दे दी गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या होगा, m की वैल्यू किस में जाएगी, k में, अगर ट्रू होगी तो। और इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, m की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहां पे आपको देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। k की वैल्यू है 8 और m की वैल्यू क्या है 7, तो यहां पे तो k ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, मींस ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ये स्टेटमेंट रन कर रहा है मींस अब z में क्या साइन हो जाएगा, z में क्या साइन होगा, कौन सी वैल्यू आएगी। कुछ लोगों को ये क्लास काफी बोरिंग लग रही होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। रीजन ये है कि आपने अगर बेसिक लेवल कवर कर लिया है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है यूनिट नंबर 4 का और डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो या फिर आज की क्लास देख रहे हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको एबीसीडी नहीं पता है। तो ऐसे डायरेक्ट हम लिखवाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये रिवीजन क्लासेस हैं, आपको सिलेबस जब भी टाइम मिलता है सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। एटलीस्ट इसका 20-30% आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नंबर ऑफ लाइन से स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे, बाकी चीजें आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिनको भी समझ में आ गया बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए m की वैल्यू किस में चली जाएगी, z में, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। m की वैल्यू z में असाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद m की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। m की वैल्यू है क्या, 7 है, तो z में क्या आ जाएगा 7, उसके बाद m की वैल्यू हो जाएगी 8। तो मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं तो चीजें आपको प्रॉपर दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, m की वैल्यू आ जाएगी z में, इसके बाद m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। कुछ लोग समझ रहे होंगे 8 आएगा, तो 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। z में क्या स्टोर होगा 7, इसके बाद m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट इसको यूज किया गया है। प्रीवियस एग्जाम का अगर आप पेपर देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के इस तरह के आउटपुट बेस्ड पूछे गए हैं। तो यहां पे एक वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू है 5,
कंडीशन रखी गई है x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बट ये कंडीशन है फॉल्स, मींस ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। यहां पे लिखा है इफ x इक्वल इक्वल 5, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये मैसेज रन करेगा, मींस ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू क्या है 5, मींस क्या मिलेगा हमें, ये हाई मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं और क्वेश्चन देखा कि 3 से 4 लाइन में लिखा, तो पहले हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इस चक्कर में कई बार क्या होता है हम उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड भी नहीं करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको रीड करना है। जब आप 2 से 3 बार रीड करेंगे तो चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। यस शशांक बताइए प्लीज। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगभग सिमिलर हैं, बट इसका राइट आंसर जो आप सोच रहे होंगे वो कुछ डिफरेंट आने वाला है। तो जिनको भी समझ में आ गया है बताइए, क्वेश्चन यहां से है। यस शशांक प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। शशांक प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा ठीक है, जिनको भी समझ में आ गया प्लीज एक बार कॉल रिक्वेस्ट करके बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही शशांक। सर मेरा 14 तारीख को पेपर है। जी। सर तो मुझे ये पूछना था कि सर जैसे मैंने दो फॉर्म भरे हैं, एक एम वन भरा है सर और एक M4 भरा है सर। ठीक है। सर तो सर तो M1 की तो तैयारी हो चुकी है सर लगभग लगभग, पर M4 सर थोड़ा भी नहीं पड़ा है सर, तो मतलब सर। अभी टाइम है आपके पास, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो इस कोर्स में जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं सिलेबस बेस्ड, आप उनको सबसे पहले पढ़िए। इसके बाद आप एमसीक्यू देखिएगा, फिर अदरवाइज एमसीक्यू देखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है, आप चाहें कि इधर उधर से कहीं 100-200 एमसीक्यू मिल जाए देख लें, वही सेम एमसीक्यू आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेम, कई बार क्या होता है क्वेश्चन सेम आ जाता है बट पूछने का तरीका बदल देते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देंगे। तो आपके सिलेबस में जो अवेलेबल सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, आप एक बार उनको अच्छे से देख लीजिए। टाइम है ओके अभी, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं उसको। वन ओके बाय वन सर। सारे वीडियो लेक्चर देखिए, और तब तक के लिए एमसीक्यू मत देखिएगा। लाइव क्लास आप ज्वाइन करते रहिए रेगुलर, बट एमसीक्यू तब तक मत देखिए जब तक आपका सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, एक माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। जब आप कुछ एमसीक्यू देखेंगे आपको लगेगा बहुत टफ है, तो अब जब आप सब्जेक्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको पहले से दिमाग में रहेगा टफ है, तो आप फिर उसे कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस विकास प्लीज बताइए। अच्छा, जिनको राइट आंसर समझ में आ गया प्लीज आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट यूज किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया गया इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। विकास आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप चाहें तो दोबारा से कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहला वेरिएबल है एक्स, इसमें देखिए इनिशियलाइज क्या किया गया 0, कंडीशन लगाएगी इफ एक्स इक्वल इक्वल 0, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, तो मीन्स क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई। बट ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, जब इफ चल जाएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो मीन्स इससे क्या प्रिंट होगा, ऑप्शन ए अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है, ऑप्शन ए नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा, उसका एक रीजन है। देखिए इसमें इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम इस तरह से ब्रेसेस लगा देते हैं, इफ स्टेटमेंट में ब्रेसेस लगाते हैं, फिर हम इसके अंदर 10-15 जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारी की सारी स्टेटमेंट इफ के साथ चलेंगी। यही सेम केस होता है एल्स के साथ में। अगर ये कंडीशन इसके साथ में हम ब्रेसेस के साथ जितने भी स्टेटमेंट लिख देंगे वो सब इसके साथ कंसीडर किए जाएंगे। बट अगर स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाए, कर्ली ब्रेसेस हमने नहीं लगाए हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो इसके साथ में कंसीडर किया जाएगा। मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो जा रही तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, सिर्फ ये नहीं चलेगा बट ये चलेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, तो ये कर्ली ब्रेसेस मेन मेथड का है। कौन सा है, इसका, ये ओपन किया गया, यहाँ पे क्लोज किया गया, जो हमेशा लास्ट प्रोग्राम में क्लोज यूज किया जाता है, क्लोज करते हैं उसको। तो आप समझ में आ गया क्या आएगा, हाई के बाद हेलो आएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इफ हमने लगाया, एक कंडीशन लगा दी ए इक्वल इक्वल बी, ये कंडीशन हमने लगा दी, कर्ली ब्रेसेस लिखे, फिर इसके अंदर जितने स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये सभी स्टेटमेंट चलेंगे। और इसी तरह से हमने लिखा यहाँ पे एल्स, और इसके बाद हमने कुछ ब्रेसेस लगाए और कुछ काफी सारी स्टेटमेंट लिखी, ब्रेसेस बंद कर दिए, तो ये सारे स्टेटमेंट इसके साथ कंसीडर होंगे। मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स चलेगा, उसके साथ में एल्स जब चलता है तो ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। इन केस अगर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं और काफी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इसके जस्ट बाद वाली बाय डिफॉल्ट कंसीडर की जाएगी कि ये इफ की स्टेटमेंट है, बाकी अदर ये इफ से बाहर रहेंगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए गए थे तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट मानी जाएगी, क्योंकि ये ट्रू हो गया था, इस वजह से ये नहीं चलेगा। बट ये तो इल से बाहर है तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, हाई हेलो। आप में से बहुत से लोग शायद इससे पहले सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट अब समझ में आया ऑप्शन डी यहाँ पे क्यों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लूप पहले ऑपरेशन करने और फिर स्थिति का परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो लगभग इसी पे बेस्ड है। ऐसा कौन सा लूप है जो सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और लास्ट में स्टेटमेंट चेक करता है, डू व्हाइल लूप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, लास्ट में कंडीशन टेस्ट करता है, क्योंकि इन एग्जिट कंट्रोल लूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीवर्ड ब्रेक का प्रयोग केवल किसके भीतर नहीं किया जा सकता है। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज कर सकते हैं, हमेशा लूप के साथ में यूज करते हैं। जैसे हमने एक कंडीशन लगा दी इफ ए ग्रेटर देन बी, और इसको हम किस में चला रहे थे, फॉर लूप के अंदर चला रहे थे, फॉर आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि जब बी की वैल्यू जब तक ए की वैल्यू यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, जब तक ए की वैल्यू बी से ग्रेटर रहेगी तब तक ये लूप चलना चाहिए। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रेक। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट कर देगा वहीं पे। या फिर ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्रेक हम किसी लूप को टर्मिनेट करने के लिए, इमीडिएट टर्मिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इफ एल्स स्टेटमेंट में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो यहाँ पे इफ लिखा है इसके बाद ब्रेक लिखा, मीन्स ये इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन टेस्ट की, और इसके अंदर हमने क्या रखा है, ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे आप प्रिंट या कुछ भी रखते हो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ए इक्वल ए प्लस बी, ठीक, तो उसी जगह उस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रख दिया इसके अंदर। बट ये इफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या कर देगा, ब्रेक, मतलब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर क्या करता है, इस लूप को टर्मिनेट कर देता है। जस्ट जैसे इसको ब्रेक कीवर्ड मिलेगा प्रोग्राम में, वो लूप को टर्मिनेट कर देगा।
तो ऑप्शन बी, ये केवल इफ एल्स स्टेटमेंट के भीतर नहीं चलता है, बाकी ये सभी वाइल, फॉर और डू वाइल, इन तीनों लूप्स में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू है 0 और फिर यहाँ पे फॉर लूप यूज किया गया है। फॉर इनिशियल वैल्यू है आई की 0, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक लेस देन 5 होगा, आई की वैल्यू लेस देन 5 और आई प्लस प्लस किया गया है। तो आई की इनिशियल वैल्यू है 0, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 4 अगर सही है तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और इसके बाद क्या कर जाएगा, ब्रेक। इतना एक्सप्लेन करने के बाद उम्मीद है आप में से कम 70 to 80% लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही देंगे। अगर आप चाहें तो कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉल रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके, अभय ने एक क्वेश्चन पूछा था चैट सेक्शन, बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं। तो देखिए अभय जी, अगर आप वेब पे एक्सेस करना चाहते हैं, ब्राउजर पे कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो वीडियोस लेक्चर्स आप ब्राउजर पे भी देख सकते हैं अपने पेड कोर्स के। उसके लिए यूआरएल हम टाइप कर दे रहे हैं, web.gyanxp.com। हमने यूआरएल टाइप कर दिया है चैट सेक्शन में। इस यूआरएल को यूज करके आप वेब पे भी लॉगिन कर सकते हो, मींस अपने ब्राउजर पे लॉगिन कर सकते हो। यस विकास, प्लीज बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। बी इज राइट आंसर सर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी Yes. अभी मैंने सेम यही स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्ट है इसी को एक्सप्लेन किया है, उसके बावजूद आपको शायद समझ में नहीं आया। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी सही नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इसको मल्टीपल लाइंस में लिखा गया तो क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाता है कि टफ होगा। चलिए समझाते हैं आपको यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। देखिए एक एक लाइन एक्सिक्यूट होती जाएगी, ये लूप चलेगा, कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन जब यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके साथ में ब्रेसेस लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये स्कोप कहां से कहां तक है इफ का, यहां तक। अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये सब स्टेटमेंट चलेंगे। कौन कौन से, एक तो ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, ठीक है। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। यहां पे 0 पुट करेंगे तो लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, मींस ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। हेलो प्रिंट करने के बाद अगला स्टेटमेंट क्या मिल रहा, ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लगा देता है किसमें, फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब अगली बार फॉर लूप चलना ही नहीं है, तो लास्ट क्या प्रिंट हुआ था, हेलो, मींस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब आपको समझ में आ गया विकास? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, क्लियर? आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसका? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जल्दी से पूछिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शिफ्ट करें। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की डिक्लेरेशन के लिए एक सही प्रारूप है। अभी अभी मैंने फंक्शन के बारे में बताया था। जब हम सी प्रोग्रामिंग, वैसे पाइथन में जब फंक्शन लिखते हैं तो वहां पे डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। सी में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है। सी में जब हम फंक्शन लिखते हैं तो सी के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इंट, वेरिएबल, एक फंक्शन नेम ले लिया एबीसी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास कर दिए। जैसे एक ही हमें पास करना है तो एक पास कर दिया, जितने भी पास करने आप यहाँ पे जस्ट उनका डेटा टाइप और वेरिएबल नेम कॉमा लगा के अगला लिख सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड हैं वो लिख देंगे। ये फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, जब ये फंक्शन कहीं पे चलेगा तो इसका रिजल्ट किस टाइप में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न जैसे मान लीजिए ए रिटर्न कर दिया हमने, या समथिंग जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है, तो जब ये फंक्शन कहीं पे कॉल किया जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा ABC 5, ये कॉल कर लिया।
मीन्स ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा किस टाइप की, जो यहाँ इसका रिटर्न टाइप है, मीन्स इंटीजर टाइप का एक रिजल्ट देगा। जब भी ये फंक्शन कहीं पे यूज किया जाएगा किस टाइप का रिजल्ट देगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू एज अ रिजल्ट आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे फ्लोट लिखा जाएगा मीन्स फ्लोट टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का रिजल्ट जनरेट करेगा, उस टाइप का हम यहाँ पे डेटा टाइप लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा इस फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट में, सी इंटीजर सी इक्वल ए बाई 3। अब देखिए ए बाई डी 3 किया गया है, मीन्स यहाँ पे क्या है, नंबर को डिवाइड किया गया है। और डिवीजन के केसेस में ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि हमें फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा, एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि डिवीजन केसेस में मैक्सिमम में आपको फ्लोट वैल्यू मिलती है। इवन इंटीजर वैल्यू भी आएगी बट फ्लोट भी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या रख लेंगे। अब यहाँ पे इंटीजर की जगह जब हमें पता चल गया कि फ्लोट वैल्यू आने वाली है इसमें, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। और इन केस अगर हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं देते हैं तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वाइड। यस प्लीज बताइए। अगर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो इसका रिटर्न टाइप हम क्या रखते हैं, इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे वाइड, VOID। जैसे मेन के साथ में हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई ना कोई डेटा टाइप देना है। अगर वाइड लिखते हैं तो लास्ट में यहाँ पे जो रिटर्न लिख रहे थे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जैसे यहाँ पे लिखा प्रिंट F सी की वैल्यू को हम इसके अंदर प्रिंट कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वाइड करना है, मीन्स ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब हम फंक्शन को कहीं पे यूज करेंगे तो जस्ट ये रिजल्ट वहां पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है। किसी भी फंक्शन को अगर आप सी में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ये इसका सिंटेक्स है, ये हर एक फंक्शन में आपको दिखेगा। तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं राइट आंसर क्या है। आप में से बहुत से लोग बोर हो रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। और अगर आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रहे होंगे, रिमाइंड हो रहा होगा। बट आपने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया या फिर आप यूनिट नंबर 4 तक नहीं पहुंचे हैं तो ये आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, आई होप। तो जैसे कि मैंने इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए एक सही प्रारूप है। तो फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन नेम होता है, फिर यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप या फिर आप लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफॉल्ट रिटर्न प्रकार क्या है यदि यह फंक्शन परिभाषा में निर्दिष्ट नहीं है। मींस जैसे आपने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, इसमें पैरामीटर पास कर दिए इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और आपने लिखा यहाँ पे इंट c इक्वल a प्लस b, और आपने लिखा रिटर्न c। अब ये फंक्शन तो हमारा बन चुका है, हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं देते हैं बाय मिस्टेक, तो सिस्टम इसको बाय डिफॉल्ट एक रिटर्न टाइप असाइन कर देता है, जो कि होता है इंटीजर। इंट रिटर्न टाइप मींस इंटीजर इसको असाइन कर देगा। कौन सा रिटर्न टाइप असाइन करेगा, इंटीजर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनिशियलाइजेशन सी भाषा में गलत है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया a, इसमें हम 5 स्टोर कर दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। जैसे हमने लिखा इंट a, तो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है। और अगर हमने लिखा यहाँ पे इंट a इक्वल 5, तो ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ हो जाएगा, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है, इसमें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों हो रहा है। तो वैसे ही अगर हम सी प्रोग्रामिंग में एरे बनाते हैं तो एरे बनाने का भी
आपको पहले इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा कैर। इसमें 40 साइज दिया गया है। ये कैरेक्टर टाइप का एक एरे है जिसका नाम रखा गया str। इसमें मैक्सिमम 40 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला देखिए, ये एक एरे है और इस एरे में इन एलिमेंट्स को स्टोर किया गया है। किस टाइप का एरे है? कैरेक्टर टाइप का। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये कैरेक्टर टाइप का एरे है और इसमें फिक्स साइज दे दिया गया। तो ये भी एक इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है एरे में। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? एरे के हैं। तो यहां पे भी वैल्यूज को स्टोर किया गया और ये भी कैरेक्टर टाइप का है। अगर यहाँ पे कैर की जगह पे इंट होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे कैरेक्टर है और इसका डेटा टाइप हम एरे का दे रहे हैं इंट, तो गलत हो जाएगा। तो मीन्स ये सभी सही हैं। पूछा गया था कौन सा गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं गलत है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, एरे वगैरह सब कुछ हमने आपके सिलेबस में कंप्लीट किया है, इवन प्रैक्टिकल के साथ बताया हुआ है। तो अगर आप यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे वहां पे। यस विकास, प्लीज बताइए। ऑप्शन बी में सर एम्प्टी शो हो रहा है, तो वो गलत नहीं होगा? कहाँ पे? करेक्टर स्ट्रिंग एम्प्टी, ये सिंबल दे रखा है। यहाँ पे देखिए, हाँ, जब हम इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं तो यहाँ पे साइज नहीं देंगे तब भी चलेगा और साइज देंगे तब भी चलेगा। राइट। इस केस में हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते। जो पहला वाला केस है ना, इसमें हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें अगर हम इम्पटी छोड़ देंगे तो ये असाइन नहीं होगा। ओके, क्लियर सर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी में वैध पैरामीटर पासिंग विधि नहीं है? पैरामीटर कैसे पास करते हैं? दो मेथड होते हैं, ये इसके एग्जांपल भी मैंने वहां पे बताए हैं, अगर आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट किए हैं तो। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड नाम का, इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। इसमें हमने पास कर दिया एक पैरामीटर a, b। दो तरह के पैरामीटर होते हैं। जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जिसके डेफिनेशन दे रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा ऐड इंट a, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, और इंट b, तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं? ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और यहां पे हमने पास कर दिया x, y, तो ये क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है। तो अगर हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो जस्ट हम यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल हो जाएगा। ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। बट अगर हमने यहाँ पे लिखा ऐड एंड x कॉमा एंड y, मीन्स यहाँ पे क्या है? एंड का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y। ये क्या करेगा? जब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था x और इसमें पास किया था 5, तो जब इस लाइन को कंपाइलर ने रीड किया था तो मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व किया होगा जहां पे इस नंबर को स्टोर किया है, और इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसका 2894D A हेक्साडेसिमल में होता है, तो कुछ इस तरीके का एड्रेस ब्लॉक होता है मेमोरी में। जो मेमोरी एड्रेस होते हैं कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे x पास किया है तो क्या मिलेगा? 5। बट अगर हमने एंड x पास किया है तो ये क्या होगा? एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? एड्रेस, जो कि किसका एग्जांपल है? कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? हम वेरिएबल्स के एड्रेसेस को पास करते हैं, ना कि उसकी वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू, जैसे कि इसका नाम है, इसमें क्या पास करते हैं? हम डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, या फिर हम कोई वेरिएबल पास कर देते हैं जिसके अंदर पहले से वैल्यू है। जैसे x इक्वल 5 है तो हम चाहे तो यहाँ पे x लिखें या फिर 5 लिखें, दोनों सेम है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसमें पूछा गया था कौन सा इनमें से कौन सा सी में वैध पैरामीटर पासिंग विधि नहीं है? तो कौन सा वैलिड पासिंग मेथड नहीं है? पॉइंटर, ये नहीं होता है। दो मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी प्रोग्राम में होता है क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन रीड कीजिए। उम्मीद है आप में से सबको ही समझ में आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और जिनको भी डाउट है प्लीज आप बीच बीच अपनी क्वेरीज पूछते रहिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। जब आप डाउट क्लियर होगा ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो आगे आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, और स्टडी करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको पता है कि अच्छा ग्रेड आएगा, एक बार में पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए और पेपर भी एक बार में क्वालिफाई होना चाहिए। सी प्रोग्राम में क्या होता है? सबसे पहला लाइन देखिए, एट लीस्ट वन फंक्शन, नो फंक्शन, नो वैल्यू फ्रॉम कमांड लाइन, या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है? इंक्लूड, ये लाइन तो आपने देखी होगी, हमेशा लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होती? वाइड मेन, ये लिखते हैं ना। और मेन क्या है? इसी के अंदर हम पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं। तो मेन क्या? मेथड है, फंक्शन है। तो हर सी प्रोग्राम में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना कोई सी प्रोग्राम नहीं चल सकता है, क्योंकि सी क्या है, किस टाइप की लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें एक प्रोसीजर फॉलो होता है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा मेन मेथड के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमेशा एटलीस्ट वन फंक्शन आपको हर एक सी प्रोग्राम में मिलेगा। तो एटलीस्ट वन फंक्शन मींस ऑप्शन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसका आउटपुट बताना है। पिछले जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, मैंने फंक्शन भी बताया है और यहाँ पे फंक्शन ही यूज किया गया है। तो फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जहां पे हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, जैसे हमने इंट ABC पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे ब्रेसेस लिखे और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या मींस, जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या काम करेगा, ये किस टाइप का रिजल्ट जनरेट करेगा, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, ये तीन चीजें चाहिए। तो हम इनको एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, P, R, T। ये हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब आपको देखना है कि P मींस प्रिंसिपल अमाउंट क्या फ्रैक्शनल हो सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिख देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस फॉर्म में होगा, इंटीजर या फ्लोट, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है। टाइम में भी फ्लोट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ महीने कुछ साल इस तरीके से हो, तो मे भी फ्लोट हो सकता है, तो इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट दे देंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है। और फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा उसको किसी वेरिएबल में आप स्टोर करोगे, जैसे आपने रेज में स्टोर कर लिया। तो हम जब इस फंक्शन की लास्ट लाइन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। मींस फाइनल जब इस फंक्शन को हम कहीं पे यूज कर रहे होंगे ना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो इन तीन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे ABC हमने तीन वैल्यूज पुट कर दी, कौन कौन सी? पहले प्रिंसिपल अमाउंट हमने डाल दिया 200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया 2%, टाइम कितना था 1 ईयर। तो अब ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देगा, P में डालेगा, ये 2 को R में डाल देगा, 1 को T में डाल देगा, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जहां पे फंक्शन लिखा गया है उस जगह पे क्या हमें रिजल्ट दे देगा। तो हम चाहे तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर आगे हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या फर्दर प्रोसेस करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो आई होप फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है फंक्शन का वो क्या था, डिक्लेरेशन पार्ट है। और यहाँ पे जो हमने लिखा था ABC और इसमें हमने वैल्यूज पास की थी, वो क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। अब अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माई फंक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया गया जिसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर मींस एक वैल्यू पास करनी है। अब ये जो फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, इन ब्रेसेस के अंदर आपको देखना है क्या लिखा गया,
ये जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दी गई है, मींस ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। क्या है? माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको ये क्या करेगा, एक कम कर देगा और रिटर्न कर देगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये है मेन मेथड। मेन मेथड से बाहर फंक्शन के डेफिनेशन सी प्रोग्राम में हमेशा दी जाती है, और फंक्शन को कॉल कहाँ पे किया जाता है? मेन मेथड में। देखिए इस वाले फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया है? यहाँ पे। अब इसमें क्या पास किया गया? 13। जब ये फंक्शन इस लाइन को प्रोग्राम रीड करेगा तो ये 13 कहाँ पे पास कर देगा? इस x के अंदर पुट कर देगा। कहाँ पे पुट करेगा? x के अंदर। इसके बाद ये x यहाँ पे आएगा, मीन्स यहाँ पे क्या है? 13, और ये माइनस माइनस है, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 12। तो ये इस जगह पे क्या डाल देगा? 12। इस पूरी लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा? 12। 12 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फाइनली a के अंदर। अगले स्टेटमेंट में a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 12, मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो शायद कोई और तरीका हमारे पास नहीं है। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज बिना हेजिटेशन के आप पूछिए, क्योंकि इसीलिए हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। फंक्शन सुनते ही डर लगता है कि फंक्शन कैसे बनाएंगे। बहुत बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको इजिली एग्जांपल के साथ समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। यस गौरव, प्लीज बताइए। जी सर, हमने आपकी क्लास आज ज्वाइन करी थी। जी तो जी सर आज बहुत बढ़िया लगा, मतलब समझ में बढ़िया आ रहा है सर। जी जी सर, हम अच्छा सवाल समझ में आया सर आज ये। थैंक यू। हाँ जी आप सर। पहले सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, वहां भी आपको ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा पूरा कोर्स A to Z आपको हाँ जी सर। टॉपिक वाइज सारी चलेंगी, और कुछ सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलिए थैंक यू अगला सर। क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है इसका राइट आंसर जरूर मिलेगा हमें। सुधीर, विश्वदीप, विकास, गौरव, किशन, स्नेहा, प्लीज जिनको भी राइट आंसर पता है बताइए। नहीं आता है तब भी कुछ ना कुछ तो आप बताइए, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे। चलिए ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे x क्या है? एरे है इसका। ये 5 क्या है? साइज। मींस मैक्सिमम इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं? 5। जी प्लीज बताइए। जी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए हम जी नोट कर लेते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या राइट आंसर आएगा। ठीक है, ओके। और किसी को समझ में आ रहा है प्लीज बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर बताइए, किसी को समझ में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए। यस गौरव बताइए। सर बी आ गया इसमें। बी होगा। हाँ ठीक है सर। जी मैम बताइए। गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू। चलिए सी भी आ गया है, बट ये दोनों आंसर गलत हैं। ठीक है, बताते हैं क्यों गलत है। देखिए यहाँ पे एरे है, और एरे में इंडेक्स वैल्यू होता है 0 1 2, मींस यहाँ पे तो इंडेक्स वैल्यू 3 है नहीं, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, इस जगह से कुछ नहीं मिलेगा। और ये रिटर्न क्या कर रहा है फंक्शन? जहां पे फंक्शन कॉल किया गया होगा ये रिटर्न क्या करेगा? एक तरह से 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0 मिलेगा यहां से। एक मिनट, बट यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तृप्ति मैम ने बिल्कुल सही बताया है। ये यहाँ पे रिटर्न मैंने देखा तो मुझे लगा ये फंक्शन के अंदर कॉल किया गया, ये फंक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट मेन मेथड के अंदर स्टेटमेंट लिखा गया है।
तो अगर ये इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये क्या देगा, गार्बेज वैल्यू देगा। बिल्कुल सही आपने बताया था मैम, वेरी गुड, थैंक यू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गार्बेज वैल्यू मिलेगी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी में इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए। इग्नोरिंग केस के साथ दो स्ट्रिंग्स की तुलना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इग्नोरिंग केस क्या होता है, जैसे कि एक हमने स्ट्रिंग लिखी ए बी सी, दूसरा लिखा ए बी सी, और तीसरी हमने लिखी ए बी सी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। तो इग्नोरिंग केस लगा दिया तो इन सभी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ए बी सी। अब ये सिर्फ ये देखेगा कि ए होना चाहिए, इसमें ए है, बी होना चाहिए बी है, सी होना चाहिए सी है, बट ये अपर केस लोअर केस में इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, इग्नोरिंग केस होता है। तो इसके लिए इनबिल्ट फंक्शंस बने हुए हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यूज किया जाता है इग्नोरिंग केस के केसेस में दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। यस विश्वदीप बताइए प्लीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, str cmpi। ये होता है आई मींस इग्नोरिंग केस के लिए, str cmpi ये इग्नोरिंग केस के लिए होता है। और अगर यहाँ पे str cmp लिखा होगा, आई ना लगा हो, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों को ये अलग अलग स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, सी प्रोग्रामिंग में ये क्या है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी में दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है, जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, ये होता है str cat। str cat फंक्शन यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बस आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि मुझे पता था काफी लंबी क्लास होने वाली है, ऑलमोस्ट ये 1 आवर प्लस क्लास हो चुकी है। तो आप सभी रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, प्रीवियस जितने भी रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी के वीडियोस देखते रहिए, और कोशिश कीजिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस जो आपके कोर्स में अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। एक बार उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, जो कि आपको रिवीजन क्लासेस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में हेल्प मिलेगी, और एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगी। यस प्लीज बताइए विश्वदीप, फिर इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। और अगर हमारी क्लासेस या हमारा कोर्स आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है या कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं कि सर ये चीजें और की जाए तो कोर्स को और बेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने कोर्स को बेस्ट कोर्स बनाना चाहते हैं। उसमें आपका फीडबैक हमें अपने कोर्स को और ज्यादा बेस्ट बनाने में हेल्प कर सकता है। आप हमें वॉइस कॉल करके या फिर आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे सजेशंस दे सकते हैं कोर्स के बारे में। और अगर आपका कोर्स फीडबैक देना चाहते हैं तो आप एक वीडियो कॉल वीडियो रिकॉर्ड करके भी, आप एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी पे पब्लिश भी करेंगे, इवन अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे आपका फीडबैक वीडियो। अगर आप चाहते हैं कोर्स का फीडबैक सेंड करना तो आप हमें व्हाट्सएप पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आप 50 से 60 सेकंड के आसपास बना के भेज सकते हैं। यस प्लीज बताइए। हेलो सर। जी बताइए। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। सर ये गार्बेज वैल्यू सर एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा गार्बेज वैल्यू, ठीक है ठीक, वेरी गुड। गार्बेज वैल्यू सर यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि गार्बेज वैल्यू आएगी, मैम ने भी बताया गार्बेज वैल्यू क्या होती है। अब देखिए क्या होता है, गार्बेज वैल्यू कुछ भी उठा के दे देगा, जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे उस रैंडम कोई भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है।
एक तरीके से यूजलेस वैल्यू जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी कूड़ा कचरा उठाया किसी मेमोरी लोकेशन से और आपको पास कर दिया, तो उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। और वो फिक्स नहीं होती, जैसे इस बार प्रोग्राम रन किया तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नंबर आ गया, अगली बार 7 8 9 2 1 2 इस तरीके से कुछ दूसरा नंबर आ गया, तो वो क्या है, गार्बेज वैल्यू है। और गार्बेज वैल्यू मीन्स यूजलेस वैल्यू, जिसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको एरर नहीं बोल, जी, इसको एरर नहीं बोल सकते? एरर नहीं, एरर का मतलब होता है प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है। एरर का मतलब होता है ओके। प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, बट हम कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जो उस लोकेशन पे अवेलेबल ही नहीं है। जिस वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं वो उस लोकेशन पे नहीं है। मेमोरी की मैपिंग हो गई, मान लीजिए यहाँ पे खाली ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पड़ी है और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे होगा वो दे देगा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एरे होता है इसमें इंडेक्स होते हैं 0 1 2, अब यहाँ पे 3 इंडेक्स तो है नहीं, तो 3 इंडेक्स मींस जो नेक्स्ट वाला मेमोरी ब्लॉक होगा उसमें जो भी डेटा पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, वो डेटा ये प्रिंट कर देगा। बट ये राइट सिंटैक्स सर। एरर नहीं है, तो यहाँ पे कोई इस एरर मैसेज नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, काफी लेट हो गया है, और आप सब रिवीजन क्लासेस देखते रहिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।